हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम बताने वाली हूँ और साथ ही साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को प्रेस जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 1 का यूनिट 3 बैलेंस ऑफ पेमेंट का पॉइंट नंबर 3.7 बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम एंड 3.8 फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके सब पॉइंट्स है 2 द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इसके पहले का लेक्चर्स था वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सारे चीज़ें आप वो वीडियो जा करके देखें ताकि आपको और अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो सके। चलिए बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम के बारे में। ये है 3.7 पॉइंट नंबर। A nation's balance of payment is said to be in equilibrium when it is neither drawing upon its international reserves to make excess payments nor accumulating such reserves as a result of its receipts. In other words, when a country is not able to pay for its imports of goods and services from its export earnings or accumulating reserves, year after year a disequilibrium and balance of payment sets in. Policies initiates are needed to restore equilibrium. तो बोला जा रहा है कि जो नेशन का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो तभी इक्विलिब्रियम में होता है जब जो बैलेंस होता है ना ही एक्सीड करे, मीन्स ना ही उसका डेफिसिट हो ना ही सरप्लस हो कोई भी तरह का पेमेंट। तो ये ड्रॉ किया जाता है जो इंटरनेशनल रिजर्व्स होता है ताकि जो पेमेंट्स होता है उसको एक्सेस किया जा सके। से रिजर्व्स जो होते हैं उसको एक्यूमुलेट करके नहीं और रिजल्ट जो रिसिप्ट्स होते हैं उसके रिज़ल्ट को लेकर के। तो इन अदर वर्ड्स ये बोला जा रहा है कि जब कोई कंट्री है जो अगर अपना जो इंपोर्ट्स करती है, जो भी कंट्री इंपोर्ट कर रही है, मान लीजिए कोई गुड्स को, अगर वो गुड्स का जो सर्विसेज होता है वो पे नहीं कर पा रही है जो एक्सपोर्ट अर्निंग हो रहा है उससे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो एक्यूमुलेटिंग रिजर्व्स होगा हर साल तो उससे डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो जो पॉलिसी जो इनिशिएट करता है वो उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम को रिस्टोर किया जा सके। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री है वो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट करने के टाइम में जो पैसा लगता है वो ये नहीं दे पा रहा है जो एक्सपोर्ट करके उसको पैसा मिल रहा है उसमें से। सपोज़ कि जो इंपोर्ट कर रहा है वो 100 रुपीज़ का सामान और एक्सपोर्ट कर रहा है 80 रुपीज़ का, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो एक्सपोर्ट से उसको पैसा आया वो इंपोर्ट में वो नहीं दे करके इंपोर्ट का जो पूरा पैसा है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो इस केस में एक पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिया जाना चाहिए, उसका ज़रूरत पड़ता है ताकि जो इक्विलिब्रियम है उसको रिस्टोर किया जा सके। A disequilibrium in balance of payment may be short term or long term in nature. Short term disequilibrium arises largely on account of cylindrical factors. A crop failure leading to a sudden fall in export earning may create a shortfall and consequently a disequilibrium. तो जो डिसइक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ये होता है वो क्यों होता है, वो एक साइक्लिकल फैक्टर्स की वजह से होता है शॉर्ट टर्म। तो क्या होता है इसमें कि जो क्रॉप है वो फेल हो जाता है, जो उसका क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट अर्निंग होता है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा सडन फॉल आ जाता है जिसकी वजह से शॉर्टफॉल हो जाता है और डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स होता है वो लोगों का उसमें क्या हो जा रहा है, सडन डिक्रीज हो रहा है प्राइस में। Long term or structural disequilibrium arises on account of long term structural changes in the economy. Fall in demand of export products due to technological changes may bring about a decline in export proceeds. Decline in demand and price for natural rubber on account of development of synthetics may be cited as an example. Such a situation can be remedied ओनली बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो जो लॉन्ग टर्म होता है या स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम होता है वो इसलिए होता है वो जो इकोनॉमी का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है उसके कारण होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्ट तो उसमें क्या होता है कि डिमांड उसका डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब कि जो भी गुड्स वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें उसका जो डिमांड है वहाँ पे वो घट जाता है। वो बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया या फिर कोई भी चीज़ के कारण डिमांड जो है उस प्रोडक्ट का डिक्लाइन हो जाता है। तो डिमांड अगर मान लीजिए कम हो जाता है तो जो प्राइस होता है वो नेचुरल रबर की तरह मतलब जो नेचुरल रबर है प्राइस तो उसका क्या हो जाएगा कि उसमें जो सिंथेटिक्स है उसका डेवलपमेंट में वो यूज़ हो जाएगा। तो उसको एक तरह से एग्जांपल में लिया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे लाइन में दिया हुआ है कि डिक्लाइन इन डिमांड एंड प्राइसेस फॉर नेचुरल रबर ऑन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक्स में भी सिटेड एज एन एग्जाम्पल।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो इकोनॉमी है उसका डाइवर्सिफिकेशन को रेमेडिएट किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहला है करंट अकाउंट। अ कंट्रीज करंट अकाउंट बैलेंस कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स इट्स इकोनॉमी, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, एक्सचेंज रेट्स। तो जो कंट्री है उसका करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है अपने इकोनॉमी को, उसके इकोनॉमी को। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर्स होता है जो इन्फ्लुएंस करता है। तो कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताया गया है जिसमें ये चारों चीज़ें बताई गई है। तो चलिए चारों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला इन्फ्लेशन। इफ़ अ कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज रिलेटिव टू द कंट्रीज with which it trades, its current account would be expected to decrease. Due to higher price at home, consumers and corporations within the country will most likely purchase more goods overseas due to high local inflation, while the country's exports to other countries will decline. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई कंट्री है, ठीक है, अगर उसका इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ कर रहा है दूसरे कंट्री के रिलेटिव, तो जो ट्रेड होता है, मतलब जो भी ट्रेड कर रहा है दूसरा कंट्री, वो कंट्री, मतलब मान लीजिए कि दोनों कंट्री का ट्रेड जो है सेम है, पर जो हो रहा है यहाँ पे कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट हो रहा है वो इंक्रीज़ कर रहा है दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होगा कि जो करंट अकाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या हो जा रहा है कि जो प्राइस जो है वो हायर हो जा रहा है होम कंट्री में, तो कंज्यूमर्स और कॉरपोरेशन जो है उस कंट्री का वो क्या करेंगे, गुड्स को ओवरसीज से परचेज़ करेंगे। जो क्या कर रहा है, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है अदर कंट्रीज़ में, वहाँ पे ये डिक्लाइन हो जाएगा। मतलब सपोज़ कीजिए कि कोई गुड्स जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, वही सेम गुड्स जो है वो कोई और कंट्री में प्रोड्यूस भी हो रहा है, दोनों कंट्री में सेम गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इंडिया में कोई चीज़ का दाम बहुत ही ज़्यादा है, प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, और वही सेम प्रोडक्ट का प्राइस कोई अदर कंट्री में कम है, तो जाहिर सी बात है लोग ओवरसीज से ही परचेज़ करेंगे। तो इस केस में भी वही बोला जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट नेशनल इनकम। इफ़ अ कंट्रीज नेशनल इनकम अराइजेज बाय अ हायर परसेंटेज देन दोज ऑफ अदर कंट्रीज, इट्स करंट अकाउंट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। Other things being equal, as the real income level adjusted for inflation arises, so does consumption of goods. A percentage of that increase in consumption will most likely reflect an increased demand for foreign goods. तो अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो अराइज कर रहा है एक हायर परसेंटेज से जो भी अदर कंट्रीज़ का है, तो उस केस में क्या होगा कि करंट अकाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और बाकी सब चीज़ इक्वल ही रहेगा। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि जो रियल इनकम लेवल होता है ना वो अराइज हो जा रहा है, मीन्स बढ़ जा रहा है, और वैसे ही कंजम्पशन ऑफ गुड्स में भी हो रहा है, मीन्स गुड्स का कंजम्पशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो जो परसेंटेज होता है ना जो इंक्रीज इन कंजम्पशन का, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ डिमांड भी बढ़ेगा फॉरेन गुड्स का, डिमांड जो है फॉरेन गुड्स का इंक्रीज डिमांड जो है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। इफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, often referred to as a tariff, the price of foreign goods to consumers effectively increases. An increase in price of imported goods relative to goods produced at home will discourage imports and is expected to increase the current account balance. In addition to tariffs, a government may reduce its imports by enforcing a quota or a maximum limit on import. तो अगर कोई कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो टैक्स इम्पोज कर देता है कोई भी इम्पोर्टेड गुड्स पे, तो जो प्राइस होगा ना फॉरेन गुड्स का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो ये प्राइस बढ़ता है इम्पोर्टेड गुड्स में, उससे क्या होगा कि जो गुड्स जो होम कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है वो डिस्करेज हो जाएगा इंपोर्ट को लेकर के, और साथ ही साथ जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वहाँ पे ये बढ़ जाएगा। तो टैरिफ के एडिशन में ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है अगर इंपोर्ट को रिड्यूस कर देता है, कुछ कोटा वगैरह इन्फोर्स करके या मैक्सिमम लिमिट लगा देता है इंपोर्ट में, तो क्या होगा, वो ऐसा गवर्नमेंट कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे ये हो जा रहा है कि अगर मान लीजिए इम्पोर्टेड गुड्स पे अगर कुछ ज़्यादा टैक्सेस लगा दिया, कुछ लिमिटेशंस लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि नेशनल इनकम जो है वो बढ़ जाएगा। लोग जो है वो होम कंट्री वाले जो है वो गुड्स खुद से प्रोड्यूस करने लगेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट। ईच कंट्रीज करेंसी इज़ वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज थ्रू the use of exchange rate so that currencies can be exchanged to facilitate international transactions. The value of most currencies can fluctuate over time because of market and government forces. If a country's current account balance decreases, other things being equal, goods exported by the country will become more expensive to the importing countries. If its currency strengthens as a consequence, the demand for such goods will decline. For example, a refrigerator selling in the United States for
$100 require a payment of rupees 3500. If the dollar were worth rupees 35, rupees 1 is equal to $0.028. Yet if the dollar were worth rupees 40, that is rupees 1 is equal to $0.025. It would take rupees 4,000 to buy a refrigerator, which could discourage Indian to buy it. However, according to J-curve theory, a country's trade deficit worsens just after its currency depreciates because price effects will dominate the effect on volume of imports in the short term. That is, the higher cost of imports will more than offset the reduced volume of import. Thus, the J-curve theory states that a decline in the value of home currency should be followed by a temporary worsening in the trade deficit before its long-term improvement. तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जो भी कंट्री का जो करेंसी होता है उसके जो टर्म्स होता है अदर कंट्रीज़ के करेंसी के टर्म्स में, वो क्या होता है यहाँ पे एक्सचेंज रेट के तौर पे यूज़ होता है ताकि जो करेंसीज होता है उसको एक्सचेंज किया जा सके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। तो जो वैल्यू होता है ज़्यादातर करेंसीज़ का वो फ्लक्चुएट करता है समय के साथ, क्योंकि मार्केट और गवर्नमेंट के फोर्सेस के कारण ये होता है। तो अगर कंट्री का जो करंट अकाउंट बैलेंस है अगर वो डिक्रीज़ करता है, बाकी सब चीज़ इक्वल रहता है, सिर्फ करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डिक्रीज़ करता है, तो जो गुड्स का एक्सपोर्ट होता है कंट्री के द्वारा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए। और अगर मान लीजिए कि जो करेंसी स्ट्रेंथन करता है तो जो डिमांड होता है गुड्स का वो डिक्लाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई रेफ्रिजरेटर सेल कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स $100 में, तो उसके लिए क्या होगा कि पेमेंट लगेगा 3,500 का। अगर मान लीजिए डॉलर का वर्थ है ₹25, मतलब $1 का वर्थ हो जाएगा $0.028। और फिर भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए डॉलर का रुपीज़ जो है 20 हो जाता है तो ₹1 इज इक्वल टू $0.025 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 4,000 रुपये लगेगा रेफ्रिजरेटर को बाय करने के लिए, जो कि जो इंडियन जो बायर होते हैं उसको डिस्करेज कर देगा। इंडियन के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो इंडिया परचेज़ करता है उस समय क्या हो जाएगा, वो डिस्करेज हो जाएगा। तो J-curve थ्योरी के तहत क्या होता है कि जो कंट्री का ट्रेड डेफिसिट होता है ना वो वर्सन करता है, मीन्स बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है कि कंट्री का जो डेप्रिशिएशन हो रहा है उसके कारण, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो वॉल्यूम होता है ना इंपोर्ट का शॉर्ट रन में वो भी डोमिनेट हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो इम्पोर्ट का कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो इम्पोर्ट का वॉल्यूम होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और तो इससे क्या हो रहा है कि जो J-curve थ्योरी है वो ये बताता है कि जो होम करेंसी का जो वैल्यू अगर डिक्लाइन होता है तो उसको क्या करता है कि जो टेम्पररी वर्सनिंग होता है, ठीक है, जो ट्रेड डेफिसिट होता है लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट के पहले। तो मतलब कि अगर मान लीजिए कि होम करेंसी का जो अगर वैल्यू में डिक्लाइनिंग हो जा रहा है, जो एक्सचेंज रेट का वैल्यू होता है अगर उसमें डिक्लाइन हो जाता है तो होम करेंसी का जो भी प्रोड्यूसर्स होता है, जो भी लोग इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। As with the current flows, government policies affect the capital account as well. A country's government could, for example, impose a special tax on income account by local investors who invested in foreign market. A tax would discourage people from sending their funds for investment in the foreign market and could therefore increase the country's capital account. Capital fund flows are also influenced by capital controls of various types. Interest rates also affect the capital flows. A hike in interest rate relative to other countries may affect capital inflows from abroad. Similarly, a reduction in domestic rates may induce people to invest abroad. तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि जैसे करंट अकाउंट का फ्लो होता है, करंट फ्लोज होता है कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ जो है वो कैपिटल अकाउंट को भी अफेक्ट करता है। तो जो कंट्री का गवर्नमेंट है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताया गया है कि वो इम्पोज कर सकता है कोई एक स्पेशल टैक्स को जो लोकल इन्वेस्टर्स पे जो कि फॉरेन मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों पे, या टैक्स जो डिस्करेज कर सकता है पीपल को कि अपना फंड्स जो है इन्वेस्टमेंट जो करता है फॉरेन मार्केट में उसको रोक सके, उसको डिस्करेज करे ताकि वो अपना जो फंड्स है अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फॉरेन मार्केट में वो ना कर सके। और साथ ही साथ जो कंट्री का कैपिटल अकाउंट है उसको भी इंक्रीज़ कर सकता है। तो जो कैपिटल फ्लोज होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कैपिटल कंट्रोल्स को बहुत तरह से। तो जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो भी कैपिटल फ्लोज को अफेक्ट करता है।
तो हाइक जो होता है इंटरेस्ट रेट में वो क्या होता है कि जो भी दूसरे कंट्रीज़ होते हैं उसके रिलेटिव में उसको भी अफेक्ट करता है कैपिटल फ्लोज अब्रॉड में। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो डोमेस्टिक रेट में रिडक्शन आता है उससे भी जो इन्वेस्टमेंट होता है अब्रॉड में उसमें भी रिडक्शन आता है, मीन्स उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, रिडक्शन होता है। The anticipated exchange rate movement by investors in securities can affect the capital account. If a home country is expected to strengthen, foreign investor may be willing to invest in the country's securities to benefit from the currency movement. Conversely, a country's capital account balance is expected to decrease if the home country is expected to weaken, other things being equal. तो जो एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट होता है मूवमेंट्स का इन्वेस्टर्स के द्वारा सिक्योरिटीज़ में उसको अफेक्ट, उससे क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट में अफेक्ट पड़ता है। तो अगर जो होम कंट्री होता है वो एक्सपेक्टेड करता है स्ट्रेंथन यानी कि बढ़ाना एक्सपेक्ट कर रहा है, अपना जो बिज़नेस है, अपना जो करेंसी उसको बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो चाहता है कि जो इन्वेस्ट हो रहा है कंट्री का सिक्योरिटीज़ में उससे बेनिफिट मिल सके करेंसी मूवमेंट को। तो क्या हो रहा है कि जो कंट्रीज़ का कैपिटल अकाउंट होता है वो बैलेंस में वो क्या करता है, उससे वो डिक्रीज़ होने का संभावना बढ़ जाता है। तो अगर होम करेंसी जो है वीकन हो जाता है, अदर थिंग्स इक्वल रहता है, तो मतलब अगर होम करेंसी जो है वो डाउन हो जाता है, होम करेंसी का जो वैल्यू और बाकी सब चीज़ इक्वल रहता है, तो उससे क्या हो जाएगा कि कैपिटल अकाउंट जो है करेंसी का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन अटेम्प्टिंग टू एक्सेस व्हाई कंट्रीज कैपिटल अकाउंट चेंज्ड एंड हाउ इट विल चेंज इन फ्यूचर, ऑल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड साइमल्टेनियसली। A particular country may experience a reduction in a capital account even when its interest rate are attractive if the home currency is expected to depreciate. तो जब अटेम्प्ट कर रहा है कि जो कंट्रीज़ का कैपिटल अकाउंट कैसे चेंज है उसके बारे में वो एक्सेस कर रहा है और कैसे जो चेंजेस हुआ फ्यूचर में कैसे चेंजेस होगा, सारे फैक्टर्स को एक साथ लेना ज़रूरी होता है। तो जो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री होता है ना वो एक्सपीरियंस करता है कि कैपिटल अकाउंट में कैसे रिडक्शन हुआ है उस समय जब इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है उस समय। तो क्या अगर होम कंट्री अगर एक्सपेक्ट कर रहा है डेप्रिसिएशन को, उस समय भी ये जो है वो एक्सपीरियंस करता है रिडक्शन को। तो आई होप आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई होगी, क्या फैक्टर्स जो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में सारी बातें क्लियर हो गई होगी, साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम के बारे में भी सारी बातें क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।